नमस्कार, मैं डॉक्टर यामिनी चतुर्वेदी सह आचार्य पद पर कार्यरत हूँ और विषय है मेरा आहार एवं पोषण। आज मैं आपको आहार एवं पोषण के बारे में जो बेसिक जानकारी होती है उसके बारे में बताऊंगी। ये लेक्चर फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी हो सकता है और थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए भी हो सकता है। अलग अलग विश्वविद्यालयों में जहाँ पर न्यूट्रिशन बीए और बीएससी के बच्चों के लिए जहां न्यूट्रिशन शुरू किया जाता है उनके लिए इस लेक्चर की उपादेयता है। तो अगर हम शुरू करें तो देखिए, मनुष्य की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं जैसे वायु, जल और भोजन। अब भोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है? आप लोग सभी जानते हैं कि एक छोटा सा बालक जो होता है, जो कि बॉर्न बेबी होता है, वो पैदा होने के बाद 2-2.5 किलो का या 3 किलो का एक छोटा सा बालक एक अच्छा खासा कद्दावर व्यक्तित्व बन जाता है। तो ये कैसे बनता है? ये बनता है पौष्टिक तत्वों के सेवन से और परिवार के प्यार दुलार से। तो शरीर की वृद्धि, शरीर का विकास, और एक बार वृद्धि और विकास हो गया, एक बार एडल्टहुड को जब अटेन कर लिया किसी भी व्यक्ति ने, तो भी उसके शरीर को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो उस मेंटेनेंस के लिए भी हमको पोषण की आवश्यकता होती है। तो तंतुओं की या शरीर की मरम्मत, रोगों से रक्षा और नियंत्रण और प्रजनन कार्य, ये ऐसे कार्य हैं जिनमें कि पोषण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका या उसका रोल होता है। और भोजन से हमको किन किन चीजों की प्राप्ति होती है? देखिए, आप लोग सब जानते हैं कि खाना खाने से, अगर हम मोटे तौर पर बात करें, एक मोटी मोटी बात करें किसी लेमन की लैंग्वेज में, तो उसमें ये होता है कि खाना क्यों खाते हैं हम? तो उसके क्या कारण है? उसके कारण है कि भूख लगती है इसलिए खाते हैं। तो भूख क्यों लगती है भाई? भूख इसलिए लगती है क्योंकि आपका शरीर निरंतर क्रियाशील है। आपके शरीर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब काम आप चाहे नहीं कर रहे हैं, आप 24 घंटे में से कुछ टाइम ऐसा भी होता है जबकि आप काम नहीं करते, 8 घंटा आप सोने का काम करते हैं, 6 से 8 घंटे का काम आप सोने में बिताते हैं। तो ये समय आप पूछेंगे मुझसे, आइए आपके मन में सवाल आएगा, उस समय तो हम कोई काम कर नहीं रहे, तो फिर ये कैसे मैम कह रही हैं कि 24 घंटे काम करते हैं? तो बच्चों, उसमें एक लॉजिक ये आता है कि आपके शरीर में जब शारीरिक रूप से, ऐच्छिक रूप से आप काम नहीं कर रहे, तो भी आपका शरीर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? अब देखिए, सारा का सारा बॉडी का सिस्टम काम कर रहा है। आप रात को 10 बजे सो जाते हैं और सुबह आप 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे जब उठते हैं तो आपको फ्रेश होने के बाद भूख लगाती है। क्या कारण है इसका? रात को तो आप खाना खाकर सोए थे, मगर इसका कारण ये है कि रात भर में वो खाना पचा, तो पचने में ऊर्जा लगती है, तो बॉडी काम कर रही है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, आपका हार्ट काम करता रहता है 24 घंटे, आपका ब्रेन काम करता रहता है, आपका शरीर का जो उत्तरीय तंत्र है वो काम करता रहता है। तो शरीर निरंतर क्रियाशील है। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं शरीर में, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक वो क्रियाएं हैं जो कि आप अपनी इच्छा से करते हैं, दे आर नोन एज वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन में आपको उठना है, बैठना है, कहीं जाना है, कोई काम करना है, इच्छा है करने की तो कर लिया, नहीं इच्छा है तो नहीं किया। मगर आपके शरीर इतने बहुत सारे काम करता है ऐसे जो कि अनैच्छिक होते हैं। अभी जब आपको आपने कभी नोट किया है कि आपका हार्ट लगातार काम करता रहता है? जब आप सोते हैं तब भी आपका ब्रेन काम करता रहता है, सांस आप लेते रहते हैं, पुतलियां आंखों की काम करती रहती हैं, पलकें झपकती रहती हैं, उत्सर्गी तंत्र कार्य करता रहता है। ये सारे कार्य बच्चों अनैच्छिक कार्य या इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। तो इन इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वॉलंटरी एक्शंस के लिए भी होती है। तो सबसे पहली चीज जो हुई वो हुई ऊर्जा की आवश्यकता आपके शरीर को होती है काम करने के लिए। अब इसके अलावा ऊर्जा तो है ही, लेकिन अन्य पोषक तत्व भी हैं जो कि आपके शरीर को जरूरी होते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है वार्मथ या गर्माहट या उष्णता, जिसकी आपके शरीर को आवश्यकता होती है। आपने नोट किया है कि सर्दियों में हम ज्यादा खाते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि सर्दियों में बॉडी को वार्म रखने की ज्यादा जरूरत होती है और इसलिए हमको ज्यादा भूख लगती है, हमारा खान पान बदल जाता है और हमारे खान पान की मात्रा भी बदल जाती है। ऐसा ही जो ठंडे प्रदेशों में भी देखा जाता है कि वहां का खान पान अलग किस्म का होता है और उस खान पान में शरीर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए
पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब देखिए क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। तो भोजन में वे सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं जो शरीर के सारे कार्यों को संपन्न करते हैं। इसलिए जीवित प्राणी पोषण का एक उत्पादक रूप है। क्या मतलब हुआ इसका? ये लाइन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए करीब 45 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये जो खाना आप खाते हैं, जो प्लेट भर के आप खाना खाते हैं, दिन में 2 या 3 बार खाना खाते हैं, वो खाना शरीर में जाके पचता है और फिर उस खाने का अवशोषण होता है। भोजन का सबसे पहले पाचन होता है और पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है और इस अवशोषित भोजन से हमारे शरीर का पोषण होता है। तो जो फूड हमने लिया, जो फूड प्लेट भर के जो हम निरंतर लेते रहते हैं, वो ही हमारा शरीर बनाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवित प्राणी पोषण का उत्पादक रूप है। कुछ भोज्य पदार्थ कंप्लीट फूड होते हैं। जैसे आपने क्या आप कभी जानते हैं, कभी आपने सुना है कि दूध अपने आप में एक पूर्ण भोज्य पदार्थ या कंप्लीट फूड है। और कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो सिर्फ कुछ एक आधी न्यूट्रिएंट देते हैं, तो उन्हें अपूर्ण या इनकम्प्लीट फूड कहते हैं, जैसे चीनी। तो दूध क्यों पूर्ण भोज्य पदार्थ माना जाता है? इसका कारण ये है बच्चों कि जितने भी अभी मैंने बात की आपसे कि पोषक तत्व करीब 45 प्रकार के होते हैं, तो इनमें से ज्यादातर पोषक तत्व जो हैं वो दूध में विद्यमान होते हैं। और खासतौर पर शरीर का कुछ प्रकृति ने इस तरह का ढांचा बनाया है, मानव शरीर का भी और मैमल्स का भी। मैमल्स वो होते हैं जो कि स्तनपायी जानवर होते हैं। तो इनके जो ऑफस्प्रिंग होती है या इनकी जो आगे की प्रोजेनी होती है या इनकी जो संतति होती है आगे की, उस संतति के लिए भोजन की आवश्यकता उसके जो नवजात शिशु या बालक होता है उसको कुछ समय तक उस जाति की माता ही दूध पिलाती है। अब जैसे अपने यहाँ देखिए, अपने ह्यूमन बीइंग्स में 6 महीने तक ऐसा कहा जाता है कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए। इसका कारण यह है कि वो माँ का दूध सेल्फ सफिशिएंट है, वो पर्याप्त दूध है कि वो बच्चे के बढ़ते शरीर की पूरी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम है। आपने नोट किया है कि जो होने वाला बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी, वो 2.5-3 किलो का होता है और 6 महीने में उसका वजन डबल हो जाता है और इधर 1 साल के बाद उसका वजन 3 गुना हो जाता है और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीता है। तो माँ का दूध इसका मतलब इतना पर्याप्त है कि उसका वजन बढ़ाने में, दुगना करने में सक्षम है। इसलिए मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है। इसमें एक आध पोषक तत्वों की कमी होती है, उसकी चर्चा हम किसी और क्लास में करेंगे, बट स्टिल मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। तो 2 प्रकार के भोजन हुए, कंप्लीट फूड्स और इनकम्प्लीट फूड्स। अब चीनी जैसा भोजन जो है उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट विद्यमान होता है, इसलिए ये अपूर्ण है। ये कैलोरी प्रोडक्शन का काम तो करता है, मतलब शरीर में जाके ऊर्जा तो देता है और ऊर्जा प्रदान करने का ही काम करता है। बाकी अन्य पोषक तत्वों की उपस्थिति इसमें नहीं होती है। अब हमारे मन में बार बार ये सवाल उठना चाहिए कि तो हम क्या खाएं और कितनी मात्रा में खाएं, और जो हम खा रहे हैं क्या उनमें वो सब पोषक तत्व विद्यमान है जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। तो बच्चों, इसलिए हमको भोजन और पोषण या फूड एंड न्यूट्रिशन जो विषय है उसके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जानकारी होना चाहिए, जिससे हम अपने डेली आहार में ऐसे भोजन शामिल कर सकें जो कि शरीर का पोषण करें। तो यहाँ चीज आती है बैलेंस डाइट या संतुलित आहार की। तो अब देखिए, आप इसमें चटपटा और स्वादिष्ट भोजन तो आप बना के खाना चाहेंगे, लेकिन आपके शरीर को पोषण की जरूरत है। तो उसके लिए जरूरी है कि एक तरफ अगर आप चटपटा कर रहे हैं भोजन या स्वादिष्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ये ध्यान भी रखें कि उससे आपके शरीर का पोषण भी हो रहा है। जैसे अगर मुझे इस समय एक एग्जाम्पल ध्यान आ रहा है, कल मेरी बेटी को भूख लग रही थी। मैं शाम को जब घर पहुंची तो मेरी बेटी ने अपने लिए पापड़ी चाट बनाई हुई थी। तो मैंने, छोटी सी है 11-12 साल की, मैंने उसको बोला कि तुम क्या बना रहे हो? तो उसने कहा मम्मा मुझे भूख लग रही थी तो मैंने अपने लिए चाट पापड़ी बनाई। अब देखिए, यहाँ क्योंकि मैंने उसको सिखा रखा है, बीइंग अ मदर एंड बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ न्यूट्रिशन, मैंने उसको सिखा रखा है कि जब भी आप अपने हिसाब से कुछ खाएं तो 2-3 चीजें मिला के खाएं। तो उसमें पापड़ी मिलाई उसने और चटनी मिलाई। अब ये चटनी क्या हुई? हरी पत्तेदार सब्जी का एक, जो हम घर में बनाते हैं भोजन को चटपटा बनाने के लिए। फिर उसने उसमें आलू मिलाया, उबला हुआ आलू, और उसने उसमें दही मिलाया। तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें स्टार्च हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया,
इसमें हरी सब्जी हो गई, इसमें दूध का प्रोडक्ट हो गया और सब्जी हो गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि ऐसा नहीं किया उसने कि सिर्फ बिस्किट उठा के खा लिया या नमकीन उठा के खा ली। उसने अपने भोजन को एक बोल में चटपटा भी बनाया और साथ में उसने पोषण का भी ध्यान रखा, क्योंकि मैं उसको बार बार बताती रहती हूँ। तो अगर हम भी अपने घर में इस तरह की बातचीत करें डाइट के बारे में, भोजन के बारे में, तो हम हमारे बच्चों को, हमारे और घर के सदस्यों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हैं कि जब भूख लगे तो उनको किस तरह का मील कंबाइन करके खाना चाहिए कि उनके शरीर का उचित पोषण हो सके। तो हमारा उद्देश्य चटपट और स्वादिष्ट भोजन करने में नहीं, बल्कि संतुलित आहार करने में हो, और ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। हम धीरे धीरे इस पर चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर की आवश्यकताएं भी क्या होती हैं। अब भोजन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि आपके घर में खाना अलग ढंग से बनता है, आपसे पड़ोस के घर में अलग ढंग से बनता है, किसी धर्म विशेष में अलग ढंग से बनता है, किसी दूसरे देश में अलग ढंग से बनता है, प्रांतों में अलग ढंग से बनता है। तो सबसे पहला कारक जो कि भोजन को प्रभावित करता है वो है संस्कृति, कल्चर। कल्चर किस प्रकार का है? तो बच्चों, यहाँ मेरे को बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसमें सबसे अच्छा खाना खाया जाता है, क्योंकि एक तो वो खाना वो है जो कि मौसम के अनुसार बदल जाता है। दूसरा, उस खाने में लोकली उपलब्ध जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनका समावेश किया जाता है। आप सोचिए कि जैसे अगर आप सिर्फ हमारे राजस्थान की बात करें तो हम सर्दियों में क्या अनाज खाते हैं? अनाज जो कि हमारा स्टेपल है, अनाज जो कि हमारे आहार का मुख्य एक ठोस अवयव है, वो क्या है? सर्दियों का अनाज क्या है? बाजरा, मक्का। तो ये जो साल के जो 4 महीने हैं सर्दियों के, उसमें हम क्या खाते हैं? बाजरा और मक्का। बाकी के जो महीने हैं उसमें हम अक्सर गेहूं खाते हैं या चावल खाते हैं या और कोई अनाज खाते हैं। गर्मियों के महीनों में हम क्या खाते हैं? अक्सर हम देसी रोटी या बेलेट की रोटी खाते हैं, क्योंकि हम ये बचपन से सदियों से सुनते आए हैं कि जौ का जो आटा है वो हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो ये क्या है? ये हमारा कल्चर है। इसके अलावा जितना भी भोजन हमारे यहाँ किया जाता है, जितना भी हर किसी मौके विशेष पर किया जाता है, वो सब हमारी संस्कृति है। इतने 30 त्योहार हैं कि ये हमारे को अलग अलग भोजन करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ये अलग अलग भोजन हमको विशेष तरीके से प्रभावित करता है और पोषित करता है। तो सबसे पहली चीज हो गई संस्कृति। क्या कल्चर है, किस कल्चर को आप बिलोंग करते हैं, किस भौगोलिक परिस्थिति में, भौगोलिक स्थिति में आपका घर कौन सी जगह आता है कि आपके घर के आसपास क्या चीजें उपलब्ध है। अभी आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहाँ मुख्य रूप से जो खाया जाता है वो अरहर की दाल और चावल खाया जाता है। उसको विभिन्न रूप में, जैसे सांभर या इडली या डोसा बना के खाया जाएगा। उसी को अगर आप नॉर्थ इंडिया में आ जाएंगे तो वहाँ चावल और दाल खाया जाता है। जैसे यूपी वगैरह में आप देखेंगे कि वहाँ अरहर की दाल का सबसे ज्यादा प्रचलन है, और हमारे यहाँ अभी मैं इसकी बात आपसे कर ही चुकी हूँ। दूसरा जो कारक है वो है भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, जैसे अनाज, दालें, सब्जी, फल, तिलहन, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडे आदि। आपके आसपास क्या उपलब्ध है? खास तौर पर सब्जी तरकारी में जो चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, आपके घर के पास उपलब्ध हैं, वो क्या है? यदि आप उनका सेवन अपने आहार में करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिए इस बात का कि सबसे ज्यादा अगर कोई हमारा ध्यान रखता है तो प्रकृति माँ है। ये प्रकृति हमको हमारे शरीर के मुताबिक, मौसम के मुताबिक हमको फल फूल देती है, और उसी का सेवन हमको करना चाहिए। तो जिस जलवायु में जो पौधा उग रहा है, जो पेड़ उग रहा है, उससे प्राप्त होने वाले फल सब्जी का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। तीसरा है रुचि और पसंद। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। एक घर में 4 मेंबर होते हैं और चारों मेंबर्स की अलग अलग पसंद होती है। बेचारी माँ के लिए मुश्किल होता है कि वो किसकी पसंद को पूरा करे। मतलब स्थिति ये होती है कि एक माँ के 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को लंबी भिंडी कटी हुई पसंद है और एक बच्चे को गोल भिंडी पसंद है, अब इसमें भी उनमें क्लैश हो जाता है। तो रुचि और पसंद से हम सभी अपना भोजन करते हैं। ये 3 ऐसे कारक हैं जो कि आपके भोजन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। व्हाट कल्चर डू यू बिलोंग टू, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एंड थर्ड इज लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अब क्या है कि भोजन के बारे में और पोषण के बारे में ध्यान कब दिया जाने लगा साहब? तो देखिए, पोषण विज्ञान का महत्व प्रथम विश्व युद्ध तक केवल वैज्ञानिकों और चिकित्सकों तक ही सीमित था, क्योंकि उस समय जो वॉर्स होते थे, उन वॉर्स में घायलों की सेवा शुश्रूषा के समय
उनको क्या दिया जाना चाहिए, इसका ध्यान अक्सर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट रखते थे, पर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि इस विषय पर ध्यान जाने लगा और अब इसका महत्व काफी बढ़ गया है। कारण एक तो अवेलेबिलिटी, आज इतनी जनसंख्या है हमारे विश्व की कि अधिकांश जनसंख्या गरीब देशों में निवास करती है और भोजन की कमी और गरीबी के कारण भोजन विज्ञान का महत्व बढ़ा है, क्योंकि अब हमारे फूड साइंटिस्ट, हमारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि भोजन का प्रोडक्शन बढ़े, फूड प्रोडक्शन बढ़े, ताकि कोई व्यक्ति भूखा न सोए। तो इसे अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और भोजन संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अब लगातार तरह तरह के अध्ययन और अनुसंधान किए जाते हैं ताकि क्रॉप बढ़ाई जा सके, ताकि किसी भी क्रॉप में इस तरह उसका मॉडिफिकेशन किया जा सके कि उससे और ज्यादा पोषण जो पहले मिलता था कम क्वांटिटी में पोषण की मात्रा ज्यादा हो जाए। इस प्रकार के काम अब लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि अपर्याप्त पोषण के कारण बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं खास तौर पर कुपोषण का शिकार होती हैं। उनमें शारीरिक और मानसिक कार्य क्षमता कम होती है, शरीर कमजोर होता है, पाचन संबंधी अनेक रोग हो जाते हैं और अगर खाना ठीक नहीं होगा तो इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसमें कमी आएगी, जिससे शीघ्र ही रोगों के शिकार होते हैं। ये बात आप जानते हैं? अगर आपका बॉडी वेल फेड है, वेल नरिश्ड है, तो ऐसी बॉडी रोगों से लड़ने में भी सक्षम होती है। रोगों का खतरा लगातार शरीर पर मंडराता है और ऐसी स्थिति में यदि आपका शरीर प्रॉपरली नरिश्ड नहीं है, यदि आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्वों की कमी है, तो आप रोगों के लिए एक आसान सा शिकार बनने के लायक हो जाते हैं। तो अगर शरीर को रोगों से बचाना है तो उसके लिए इम्यूनिटी अपनी विकसित करनी चाहिए और उसके लिए यह है कि नरिशमेंट अच्छा सा हो। तो कुपोषण से बचने के लिए भोजन अति आवश्यक है। भोजन में बहुत जटिल रासायनिक तत्व होते हैं और बहुत जटिल रासायनिक क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में अवशोषित होते हैं और यही तत्व शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने क्या इम्पोर्टेंट देखा कि बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग विमेन, और देखिए यही वो लॉट है हमारी पॉपुलेशन का जो सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन से प्रभावित होता है, क्योंकि घर में जब खाना बनता है तो जितना भी खाना है वो सबसे पहले अक्सर पुरुष को सर्व किया जाता है, फिर बच्चों को दिया जाता है और फिर सबसे आखिर में माँ आती है। तो जो मोस्ट वेल फेड पर्सन है वो है मेल ऑफ दी फैमिली। सेकंड नंबर बच्चे आते हैं, पर अगर खाने की कमी है तो बच्चों के खाने से कमी शुरू हो गई और माँ तक तो बहुत ही ज्यादा कमी हो गई। तो इस कारण से अगर भोजन पर्याप्त होगा घर में तो ऐसी स्थिति में मेल न्यूट्रिशन किसी में भी नहीं होगा। समझ में आ रही है आपको ये चीज? तो इसलिए जरूरी है कि इस पर निरंतर इसीलिए अनुसंधान और रिसर्च किए जा रहे हैं ताकि भोजन किसी के घर में और किसी के प्लेट में कम ना हो। अब दूसरी चीज ये और है कि भोजन की उपलब्धता को देखते हुए भोज्य पदार्थों का संरक्षण करना भी आवश्यक है। जैसे अभी आपने देखा इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, खूब अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में आम आ रहा है। इसको आप कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं? आप सभी के घर में अचार बनाया जाता होगा। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ आम का पापड़ बनाए जाते हैं, आम को सुखा के उसका आमचूर बनाया जाता है, आम का मुरब्बा बनाया जाता है, आम की जेली, आम का जैम, आम का जूस निकाल के आम का स्क्वैश बना के रखा जाता है। ये क्या है? ये भोज्य पदार्थों को संरक्षित करके रखना है। तो भोजन संरक्षण के लिए विभिन्न विधियां काम में लाई जाती हैं और आपके सिलेबस में ये चीज है। किसी और क्लास में मैं आपको फूड प्रिजर्वेशन के बारे में भी बताऊंगी। इन संरक्षित भोज्य पदार्थों का उपयोग जब भी आवश्यकता पड़ती है तब किया जाता है। घर में कभी सब्जी नहीं बनी तो हम क्या करते हैं, कभी अचार से पराठे खा लेते हैं या जैम से या जेली से पराठे खा लेते हैं। तो वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि के कारण ये भी जरूरी है कि जो भी भोजन उपलब्ध सामग्री है उसको संरक्षित करके रखकर उसका अधिकतम लाभ उठाया जाए, मतलब उसका वेस्टेज किसी भी तरह से न किया जाए। कुछ परिभाषाएं हैं और परिभाषाएं ऐसी होती हैं बच्चों जो कि आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए खास तौर पर हिंदी की परिभाषाएं काम में लिए। सुधा नारायणन एक आहार विज्ञानी है। उनके अनुसार आहार वह ठोस या तरल पदार्थ है जो जीवित रहने, स्वास्थ्य बनाए रखने, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंध की एकता के लिए, संवेगात्मक तृप्ति के लिए, सुरक्षा और प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार एक अति आवश्यक पदार्थ है।
क्या क्या चीजें हुई भाई? जीवित रहना, स्वास्थ्य बनाए रखना, सामाजिक और पारिवारिक संबंध। अब इसमें क्या आता है बच्चों? देखिए, जब भी कोई सामाजिक समारोह है, एक छोटी सी बर्थडे पार्टी हुई, उसका अगर आप क्या किसी बर्थडे पार्टी को बिना खाने के इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। कोई पारिवारिक समारोह हुआ तो क्या आप कभी उसको भोजन के बिना कल्पना कर सकते हैं? कभी भी नहीं। तो भोजन हमारे सामाजिकता का, हमारी पारिवारिकता का एक बहुत बड़ा सेतु होता है, जो कि हम सबको जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा जैसे अब बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं तो घर आके क्या कहते हैं? माँ से ये कहते हैं कि सिर्फ अपने हाथ का खाना खिला दे। ये क्या है? वही रोटी सब्जी उसे बाहर मिलती है, वही रोटी सब्जी उसको घर में मिलती है, लेकिन वो संवेगात्मक तृप्ति जो वो अपने माँ के बनाए हुए आहार से प्राप्त करता है, उसकी तृप्ति का एहसास वो सिर्फ घर में ही होता है। तो ये भी भोजन का एक बहुत बड़ा रोल है। फिर सुरक्षा और प्रेम की भावना को दृढ़ बनाने के लिए, अभी बच्चा जो है उसको सबसे ज्यादा प्रेम की भावना और सुरक्षा की भावना अपनी माँ से प्राप्त होती है। ये क्यों हुई? क्योंकि माँ ही है जो उसको उसका एक कष्ट का क्षण सिर्फ वही होता है जब उसे भूख लगती है। वो उस भूख का निराकरण कौन करता है? उसकी माँ करती है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रेम और सुरक्षा की भावना उसको सिर्फ माँ से प्राप्त होती है। इसको दृढ़ बनाने के लिए फिर भोजन आवश्यक है। तो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अति आवश्यक पदार्थ है, सुधा नारायणन के अनुसार। फिर शुभांगिनी जोशी के अनुसार भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यकता है, वन बेसिक नीड ऑफ दी लाइफ। भोजन ही शरीर का पोषण करता है। इसको अगर अंग्रेजी में अपन कहें तो फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, फूड नरिशेस दी बॉडी। उषा टंडन ने भोजन को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है, और प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि हर भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे अब हमारे भोजन में कितनी प्रकार की दालें होती हैं, कितने प्रकार के अनाज होते हैं, इन सब का कॉम्पोजिशनल डिफरेंस होता है। इन सब में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो फूड इज दैट विच नरिशेस द बॉडी। डिफरेंट फूड्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटी टू नरिश, because each food does not contain identical amount of nutrients। तो ये वाली चीज जो है, ये आप ध्यान रखिएगा कि हर भोजन में शरीर को तृप्त करने की अलग अलग प्रकार की कैपेसिटी होती है। इसी प्रकार स्वाद भी अलग होता है। अब मूंग की दाल का स्वाद अलग होगा, अरहर की दाल का अलग होगा, चने की दाल का अलग होगा, रोटी का अलग होता है, पराठे का अलग होता है, पूरी का अलग होता है ना? तो ये सारी चीजें भोजन के पोषण को भी प्रभावित करती हैं। एक और डेफिनेशन है चेम्बर्स 20th सेंचुरी डिक्शनरी में, भोजन का अर्थ है व्हाट वन फीड्स ऑन, व्हाट कैन बी डाइजेस्टेड एंड विच सस्टेन्स और प्रमोट्स ग्रोथ इज कॉल्ड फूड। जो व्यक्ति खाता है और जो पचाया जा सकता है और वह जो जीवित रखता है या वृद्धि करता है, भोजन कहलाता है। मेरे ख्याल में इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये सुमति मोदाम्बी और शालिनी राव के अनुसार भोजन शरीर का पोषण करता है। शरीर द्वारा खाने पीने वाले पदार्थ जो शरीर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि करते हैं, ऊतकों की मरम्मत और शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, वो भोजन कहलाते हैं। तो अब तक की चर्चा जितनी भी हमने की, उसमें ये भोजन की परिभाषा एक बहुत ही सुस्पष्ट है, जो कि भोजन के बारे में हमको एकदम क्लियर कर देती है। ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि करना, ऊतकों की मरम्मत करना और शारीरिक क्रियाओं को रेगुलेट करना, ये सारा काम जो करता है वही भोजन कहलाता है। अब इसको अंग्रेजी में आप इस तरह भी कह सकते हैं, ऑल सॉलिड एंड लिक्विड फूड विच इज ईटन और ड्रंक बाय अस, एडिबल, इजीली डाइजेस्टेबल बाय द बॉडी, गिव्स एनर्जी एंड हीट, प्रमोट्स ग्रोथ, रिपेयर्स टिश्यूज एंड नरिशेस आवर बॉडी इज कॉल्ड फूड। ये क्या है? ये वही है जिसकी चर्चा अभी हमने की। जितना भी ठोस और लिक्विड फूड जो कि हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है, चाहे खाया या पिया जाए, और जो शरीर के द्वारा अवशोषित हो जाता है, वो हमको ऊर्जा, विकास, वृद्धि और हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, वो सब भोजन कहलाता है। भोजन के बारे में क्या चीजें आपको कुछ क्लियर हुई? ये सब भोजन है जो कि हमको ऊर्जा और शरीर की मरम्मत करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना, ये सारे काम जो करता है वो भोजन कहलाता है। अब दूसरी चीज जो आती है, जो कि आपकी बेसिक है, बेसिक फॉर दी योर सिलेबस, इस पोषण या न्यूट्रिशन।
ये पोषण क्या है भाई? तो डीएफ टर्नर के अनुसार पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संघटन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण और उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। क्या मतलब हुआ? जो भोजन हमने लिया, शरीर में लिया, उसका अवशोषण हुआ और अवशोषण होने के बाद आपको याद है कि अवशोषण के बारे में कुछ पढ़ा हुआ आपने कि कहाँ से होता है? अवशोषण होता है शरीर में छोटी आंत से। जितना भी भोजन हम करते हैं, 1 मिनट में पानी। सजीव प्राणी ऐसे जो भी कोई सजीव प्राणी है, जो भी कोई भोज्य पदार्थों को ग्रहण और उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं और वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो मैं ये बात बता रही थी आपको कि छोटी आंत से भोजन का अवशोषण होता है और ये छोटी आंत से भोजन का अवशोषण होकर जहां भी उसकी जरूरत है, कुछ हमारा भोजन ऐसा होता है, कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं, कुछ पोषक तत्व जहां जरूरत होती है वहां चले जाते हैं, एसओएस जहां जरूरत है वहां पर जाके वो स्टोर हो जाते हैं या काम आ जाते हैं, तो इसको पोषण कहते हैं। Nutrition is the combination of processes by which living organism receives and utilizes the material necessary for the maintenance of its functions, growth and renewal of its components. क्या हुआ भाई? वही चीज है, कॉम्बिनेशन है एक बहुत सारी रिएक्शंस का जो कि एक जीवित शरीर अपने शरीर में करता है। वो ग्रहण करता है, उसका एसिमुलेट करता है, यूटिलाइज करता है और उसको अपने शरीर के लिए इस्तेमाल करता है। ये है न्यूट्रिशन या पोषण। कुछ और साइंटिस्ट के अनुसार, यूटकिन के अनुसार, पोषण मनुष्य और उसके बीच का संबंध है और इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविकीय पहलू भी शामिल होते हैं। सुधा नारायणन के अनुसार जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण और संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर द्वारा होता है, उसे पोषण कहते हैं। ये सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, ये बहुत ही डिटेल में जानने वाली प्रक्रियाएं जो कि आपके सिलेबस के बाहर है, लेकिन इसमें कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो 20-30 स्टेप्स में जाके पूरी होती हैं और इसमें इतने सारे मिनरल्स और विटामिन के जो कि बहुत छोटी छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए, उनके बड़े सिग्निफिकेंट रोल होते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे स्तर पर होने वाली लेकिन बड़ी गंभीर प्रकार की क्रियाएं हैं और इसके बाद जो हमारे शरीर को प्राप्त होता है वो है पोषण या न्यूट्रिशन। Nutrition is the science of foods, the nutrients and other substances, their action, interaction and balance in relationship of health and disease, the processes by which the organism ingests, digests, absorbs, transports and utilizes nutrients and disposes of their end products. In psychological implications of food and eating, ये रॉबिन्सन की एक डेफिनेशन है और इसमें ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये क्या है? पोषण जो है वो भोजन का वो विज्ञान है जिसमें कि पोषक तत्वों के बारे में उन ऐसी जानकारी है जो कि उनका एक्शन क्या है, उनका इंटरैक्शन क्या है, आपस में क्या उनकी क्रियाएं होती हैं, उनका संतुलन कैसे बैठता है, किसके साथ? हेल्थ एंड डिजीज, स्वास्थ्य के साथ और बीमारियों के साथ। क्योंकि धीरे धीरे आप पढ़ेंगे कि बीमारी में भी अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है और उसको भी यही न्यूट्रिशन में पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा ये पूरी की पूरी प्रक्रियाओं का एक मिश्रण है जिसमें कि व्यक्ति ग्रहण करता है, पचाता है, अवशोषित करता है, इधर उधर ट्रांसपोर्ट करता है और जितने भी पोषक तत्व हैं उनको यूटिलाइज करके और जो फालतू का भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ये सारी प्रक्रिया जो है दिस इज नोन एज साइंस ऑफ फूड्स और न्यूट्रिशन। ये रॉबिन्सन ने दी एक डेफिनेशन जो कि काफी अच्छी और बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट अपने आप में पर्याप्त एक परिभाषा है। सुमति मुदाम्बी और शालिनी राव के अनुसार विभिन्न पौष्टिक तत्वों का अध्ययन और उनके कार्य, भोज्य स्रोत और उनका मानव कल्याण पर प्रभाव ही पोषण कहलाता है। ये भी एक बहुत अच्छी परिभाषा है जिसमें कि पौष्टिक तत्वों का अध्ययन कराया जाता है और उनके कार्य, भोज्य स्रोत और प्रभाव क्या पड़ता है उसका मानव पर, इसकी ये विषय इस प्रकार से होता है। Study of various nutrients, their functions, food sources and their effect on human well-being is called nutrition.
और इसके अलावा और अगर हम इसके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करें तो शरीर की विभिन्न जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए भोजन में विद्यमान पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण के बाद किसी भी जीव के द्वारा इन पौष्टिक तत्वों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि वृद्धि होती है, विकास होता है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत होती है, शरीर को गर्माहट या उष्णता प्राप्त होती है और विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण होता है। यह पोषण कहलाता है। अब देखिए, एक छोटी सी चीज है विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण। ये इस पूरे के पूरे पैराग्राफ की एक आधी सी लाइन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, इन क्रियाओं का रेगुलेशन कैसे होता है? इन क्रियाओं का रेगुलेशन करने के लिए हार्मोन्स और एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये हार्मोन्स और एंजाइम्स उस क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। दे बिहेव एज अ कैटलिस्ट। या तो उस क्रिया को सही ढंग से होने देंगे, और कम मात्रा में है तो नहीं होने देंगे, थोड़ी मात्रा में होने देंगे या नहीं होने देंगे। तो ये जो जितनी भी क्रियाएं हैं, ये बीमारियां, जितनी भी रोग आप देखते हैं, रोग की अवस्था, जैसे डायबिटीज है, अब उसमें इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है, उसकी कमी हो जाती है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन नाम के दो हार्मोन, उनकी कमी हो जाने की वजह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन और अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में शुगर का रोग उभर के आता है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि आजकल पुरुष या स्त्री दोनों को समान रूप से हो रही है, और इतनी जटिल बीमारी है जिसमें हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म के शिकार महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं। छोटी सी ग्रंथि है गले की जगह, और ये आपका सारा सिस्टम बिगाड़ देती है। नींद नहीं आ रही, पसीना बहुत आ रहा है, थकान हो रही है, काम में मन नहीं लग रहा, एकाग्रता की कमी है, या इससे उलट फंक्शन हो गए। ये सब थायराइड के फंक्शन होते हैं। अब कितनी छोटी सी चीज है। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड, ये छोटी छोटी ग्लैंड है हमारी बॉडी में, पर इनके सही फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी हैज। तो ये ही पोषण है, और पोषण इसीलिए आपकी शरीर रूपी कारखाने को चलाने के लिए बेहद बेहद आवश्यक है। दो प्रकार की स्थितियां होती हैं पोषण की, या तो सुपोषण या उचित पोषण, जिसे गुड न्यूट्रिशन कहा जाता है, और या कुपोषण। इस चित्र को अगर आप देखें तो ये दो बच्चे जो हैं, ये बिल्कुल ही कुपोषित दिख रहे हैं, और मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आती है ये कहने में कि हम एक सभ्य समाज में जीते हैं, लेकिन जब मैं कुपोषित बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि जिन बच्चों को हमको लालन पालन का हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम क्यों ऐसा पाप करते हैं कि उन बच्चों को कुपोषित करते हैं। सरकार का भी दायित्व है, घर में माता पिता का भी दायित्व है, और पूरे समाज का दायित्व है कि बच्चों का जो पोषण है वो पर्याप्त हो। ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ बालक ही एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक स्वस्थ वयस्क को जन्म देता है, आगे उसमें बदलता है। तो साहब, भोजन की बात हो गई, पोषण की बात हो गई। अब जो बात आती है वो आती है आहार। तो ये आहार क्या है? ऐसा हमारी प्लेट का भोजन, ऐसे हमारी प्लेट में कंपोनेंट्स जो कि हमको ये सारे पोषण को प्रदान करें। संतुलित आहार, मेरे ख्याल में किसी और क्लास में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी, तो हम थोड़ी सी एक छोटी सी बात करेंगे। और उसमें है, उसके कई पोषक तत्व हैं। वो पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम बहुत छोटा छोटा इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज जस्ट टू रिमाइंड यू द मेन फंक्शंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। मतलब समझे आप, जो मुख्य फंक्शंस है, जो मुख्य कार्य है न्यूट्रिएंट्स के, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करूंगी यहाँ पर, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। इसके बारे में डिटेल में अलग क्लासेस में मैं भी बताऊंगी और अन्य लोग भी बताएंगे। दूसरा है प्रोटीन। ये शारीरिक वृद्धि और विकास का कार्य करता है। कोशिकाओं, ऊतकों, तंतुओं आदि की टूट फूट की मरम्मत करता है। फिर विटामिन, जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग और शरीर की समस्त क्रियाओं का भरण पोषण और वृद्धि के लिए अति आवश्यक। अभी जो मैंने आपको बताया सारे विटामिन बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रोग्राम, मिलीग्राम्स तो बहुत ज्यादा हो गए, माइक्रोग्राम्स में उनकी आवश्यकता होती है, मगर रोल बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है खनिज लवण, मिनरल्स। ये भी हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस तो है ही मेन। अस्थियां, दांतों, कोमल तंतुओं, रक्त आदि का निर्माण खनिज लवण करता है, और विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। वही रेगुलेटरी फंक्शन। विटामिन और मिनरल्स, दे आर द कीज टू ओपन लॉन्ग चेन रिएक्शन।
रेशा, इस पर बड़ी चर्चा होती है आजकल, क्योंकि हमारे पुराने जमाने में हम मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे, मगर अब हम क्या करते हैं, अब हमारा भोजन रिफाइंड होता चला गया क्योंकि हमने आयातित किया है। समस्या ये है कि हम हमारे भारतीय भोजन को भूल गए। आज हमारा बच्चा एक अपने जन्मदिन पर पूरी सब्जी नहीं खाना चाहेगा, पिज्जा खाना चाहेगा। क्यों क्यों हमने ये लिया है? और पिज्जा किससे बन रहा है? पिज्जा बन रहा है मैदा से, जिसमें कि रेशे का अभाव है। तो फिर वो उसको जब रेशे का अभाव होगा तो उसकी बॉडी की फंक्शनिंग ठीक से नहीं होगी, कब्ज की शिकायत होगी, जितने भी व्यर्थ पदार्थ हैं उनका निष्कासन मुश्किल से होगा। तो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है रेशा। आमाशय और आंत में क्रमाकुंचन गति का कार्य करता है रेशा। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे आहार में अनाज मोटा हो, फल और सब्जियों का अधिक्य हो, तभी हम हमारे शरीर के व्यर्थ पदार्थों को आराम से शरीर से बाहर निकालने का काम करवा सकते हैं। छठी चीज है जल। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, चयापचय, उत्सर्जन आदि के सबके लिए आवश्यक है और शरीर का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये बहुत जरूरी है। बरसात का मौसम है, शरीर से पानी बहुत निकलता है, जैसे इस समय गर्मी का और बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस पानी को हमको रिप्लेनिश करना चाहिए। एसी में बैठते हैं हम आजकल, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमको पानी पीना की याद नहीं रहती और टेम्परेचर चूंकि कम रहता है तो पानी की कमी हो जाती है। पर जरा सी भी आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शरीर में 1% पानी की कमी होने पर ही हमको प्यास लग जाती है। इसका क्या मतलब है? मतलब जबकि हमारा शरीर 70% पानी से बना हुआ है, 70% कॉम्पोजिशन जो है आपकी बॉडी का वो वाटर है, तो उसमें अगर 1% मतलब 69% पानी है आपकी बॉडी में, फिर भी आपको विकल होके प्यास लगाती है। तो क्या मतलब है, पानी की शरीर में इतनी ज्यादा जरूरत है। सारा बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन जो है पानी से होता है। ब्लड क्या है? इट इज फ्लूइड। लिम्फ, लसिका ग्रंथियां जो है वो फ्लूइड। सारे हार्मोन्स जो है वो ब्लड में आते हैं, सारे एंजाइम्स ब्लड में आते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस जो है फ्लूइड है। ये सारा का सारा जो फ्लूइड है, इसलिए हमको जल का महत्व बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। अब असंतुलित आहार क्या है? इम्बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें कि सबसे पहली चीज तो हो गई सुपोषण या उचित पोषण। वो तो ये है कि सभी लोग उचित रूप से पोषित हों, अच्छा खाना, पौष्टिक भोजन मिल रहा हो और शरीर का सही विकास और वृद्धि हो रही हो। मगर ये हमेशा संभव नहीं होता। अब समस्याएं आती है कुपोषण। कुपोषण क्या है? जब भी किसी भी व्यक्ति में किसी एक या अनेक पोषक तत्वों की कमी या आधिक्य भी हो सकता है, उसकी अधिकता हो जाए तो भी कुपोषण ही कहा जाएगा। तो उस स्थिति को कुपोषण कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अब आज के जमाने में ओवर न्यूट्रिशन भी हमको दिखता है और अंडर न्यूट्रिशन भी दिखता है। आप मजदूरों के बच्चे, जो कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चे हैं, आप अगर उनको देखें तो ज्यादातर बच्चों के भूरे भूरे बाल और मैला कुचैला शरीर और हड्डी निकली हुई, पेट का एक अलग प्रकार की उसका शेप किया हुआ, सर का एक अलग प्रकार की शेप, छाती का एक अलग प्रकार का शेप, ये सब मेल न्यूट्रिशन की निशानियां हैं। दांतों की अलग विकृति वाली बनावट, ये सारी जो निशानियां हैं ये अंडर न्यूट्रिशन की है। और ओवर न्यूट्रिशन जो है वो आप कल्चर में देखते हैं, क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है। अब आजकल ये अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा बाई प्रोडक्ट है हमारे साथ कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है साहब। तो मोटापे की स्थिति में ये जो है, इस स्थिति में ये ओवर न्यूट्रिशन हो जाता है। तो कितने पोषक तत्व है भाई हमारी जो कि शरीर के लिए जरूरी है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये 6 प्रकार के पोषक तत्व हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा जो है, जैसे ये 3-4 क्लासेस लेती है हर किसी के बारे में चर्चा। तो ये 6 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि आपके शरीर को निरंतर इनकी प्रतिदिन इनकी आवश्यकता पड़ती है और आप बचपन से इनको पढ़ते आ रहे हैं। एक और चीज के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो है पथ्यापथ्य या डाइटेटिक्स। तो इसमें ये है, हमारा कल्चर जो है, हमारा भारतीय कल्चर जो है, वो तो खास तौर पर इस बात की चर्चा हमेशा से करता आया, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत भी इस पर है, किसी को बैंगन बावरे, किसी को बैंगन पत्थे। क्या मतलब है इसको? इसका मतलब ये है कि किसी एक व्यक्ति के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए एक भोजन सही है और वही भोजन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए खराब है।
तो D.F. टर्नर के अनुसार पथ्य विज्ञान और कला का एक सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्ति या समूहों को पोषण और आहार व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार उनके विभिन्न आर्थिक स्तर या शारीरिक स्थितियों के अनुरूप भोजन दिया जाता है। यहाँ चित्र बना हुआ है एक डॉक्टर का। इसका मतलब यह है कि जब भी कभी चिकित्सा विज्ञान में किसी को चिकित्सा की जरूरत पड़ती है तो उसमें एक डाइटिशियन का रोल काफी इम्पोर्टेंट होता है। हॉस्पिटल में जब पेशेंट भर्ती होता है तो ऐसे पेशेंट का सर्जरी हुई या अन्य किसी कारण से वो किसी बीमारी के कारण भर्ती हुआ तो ऐसी स्थिति में उसको अलग प्रकार का पोषण दिया जाता है और इस पोषण के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जाती है जो कि डाइटिशियंस होते हैं और वो यही होते हैं जो ये विषय पढ़े हुए होते हैं। प्राउड पीटर रॉबिन्सन के अनुसार पथ्य विज्ञान और कला का एक मिश्रित रूप है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह को विभिन्न आर्थिक या स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार पोषण और व्यवस्था संबंधी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भोजन दिया जाता है। अब दो चीजें आती हैं जो कि आपके शरीर में निरंतर हो रही हैं, वो है चयापचय। ये चयापचय जो है मैंने आपको पिछली क्लास या मैं अगली क्लास में बताऊंगी आपको कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उपचय और अपचय। उपचय वो क्रियाएं हैं जो कि शरीर में जोड़ने का काम करती हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ उपचय की क्रियाएं क्या है। खून बनना, खून बनना ये क्या है? हर 3 महीने में हमारा खून बदल जाता है। शरीर का विकास होना, आपके शरीर को जब आप रोज नहाते हैं तो वो असंख्य कोशिकाएं उसमें से खत्म हो जाती हैं। ये कोशिकाएं वापस बनती हैं क्योंकि अगर आप रोज ऐसे लूज ही करते गए तो एक दिन गायब हो जाएंगे। तो शरीर की वृद्धि और विकास के अलावा मेंटेनेंस की क्रियाएं जो है, मतलब बनने की जितनी क्रियाएं हैं, ये सब क्यूमुलेटिवली कहलाती हैं उपचय। उपचय या एनाबॉलिज्म। ठीक है। अब अपचय क्या है? अपचय की क्रियाएं हैं सारी टूटने की क्रियाएं, विखंडन की क्रियाएं। अपचय है विखंडन या टूटने की क्रियाएं। टूटना क्या? जैसे खून बन रहा है तो खून बनने में जैसे लाल रक्त कणिकाएं हैं, वो लाल रक्त कणिकाएं 3 महीने के बाद खत्म हो जाती हैं, तो ये विखंडन हो गया उसका। इसके अलावा भोजन का पाचन हुआ, उसमें जो चीज बेकार की है वो चली गई बाहर, तो व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन। व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन, ये सब क्रियाएं जो है हमारे शरीर में लगातार चलती रहती हैं और जितनी भी टूटने की क्रियाएं हैं उनको कहा जाता है अपचय और जितनी भी जुड़ने की क्रियाएं हैं उनको कहा जाता है अपचय। तो बच्चों ये टोटली इनको क्यूमुलेटिवली कहा जाता है मेटाबॉलिज्म या चयापचय। ये क्रियाएं हमारे शरीर में लगातार होती रहती हैं, लगातार प्रतिदिन 24 घंटे ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं। अब ये है कि आपको जो मैंने इतनी सारी बातें बताई उसका उद्देश्य क्या है? Why I have told you about foods, about nutrition, about dietetics, about balanced diet, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है क्योंकि अब आप ये सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला चीज ये है कि सबसे पहली चीज उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति। पहला सुख क्या है बच्चा? पहला सुख है निरोगी काया। तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए स्वस्थ और संतुलित आहार आपके शरीर के लिए आवश्यक है। फिर दूसरा है भोजन और पोषण का स्वास्थ्य के साथ संबंध। हेल्थ के साथ भोजन और पोषण का क्या संबंध है, इसके बारे में हम इस विषय के बाद पढ़ने के बाद जानते हैं। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मान्यताएं। हर कल्चर की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, रिलीजन की अलग अलग मान्यताएं होती हैं। आर्थिक तो खैर इकोनॉमिक तो या तो हमारा कोई सेटबैक होता है या तो कोई लिमिटेशन होती है और या इफरात में हम कुछ भी खा सकते हैं। तो ये सब मान्यताएं और ये सब लिमिटेशन जो है हमारे फूड को लिमिट करती है या उसे हेल्प करती हैं। शारीरिक मांग के अनुसार संतुलित भोजन। अब वृद्ध व्यक्ति की मांग अलग है और 16 साल के बच्चे की मांग अलग है, तो अलग अलग शरीर की मांग के अनुसार भोजन उसको दिया जाना चाहिए। गर्भवती स्त्री की मांग अलग है, धात्री अवस्था की मांग, माँ की जो दूध पिलाने वाली स्त्री उसकी मांग अलग है। आहार द्वारा विभिन्न रोगों का उपचार और नियंत्रण करना, ये सिर्फ एक लाइन है बट इट्स अ होल साइंस विच इज नोन एज डायटेटिक्स।
ये हॉस्पिटल्स में जितना भी रोगोपचार होता है, रोगों का उपचार जो होता है, और घर पर भी अगर किया जाए तो घर पर भी आप ऐसा किया जा सकता है कि आप छोटे मोटे रोगों की चिकित्सा अपने आप भोजन से ही की जा सकती है। तो इसको जानना और फिर उसका ठीक करना, पौष्टिक तत्वों के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होना, भोजन खाने की आदतों में सुधार लाना। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं पढ़ती थी और जब तक मैं न्यूट्रिशन नहीं पढ़ी थी, तब तक मेरी आदतें इतनी अच्छी नहीं थी भोजन के मामले में। पर जानने के बाद फिर आप जब जान जाते हो तो फिर आप गलती करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो खाने की आदतों में सुधार लाना, उपचारात्मक पोषण, ये वही चीज हो गई जो रोगों का उपचार और नियंत्रण करना है, और पाक विधियों का समुचित ज्ञान। हालांकि इसके बारे में हम कम बताते हैं। जितनी भी कुकिंग मेथड्स होते हैं उसकी हम बच्चों को एक थ्योरेटिकल नॉलेज जरूर देते हैं कि आप एक ही चीज को विभिन्न प्रकार से किस प्रकार बना सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये उद्देश्य हैं आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। इसके अलावा भोजन के संग्रह और परिरक्षण की पूर्ण जानकारी होना, किस तरह भोजन को स्टोर किया जाए, किस तरह उसका प्रिजर्वेशन करके रखा जाए। विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं, जैसे अभी मैंने बताया वो गर्भावस्था, धात्री अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये सब अलग अलग अवस्थाएं हैं और हर अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग पोषण की मांग होती है। तो इसमें उसको बताना और जानकारी रखना कि किस अवस्था में कितने पोषण की क्या आवश्यकता होती है। भोजन विशेष के प्रति जिज्ञासा को शांत करके भोजन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करना, भोजन प्राप्ति के विभिन्न स्रोतों की सही जानकारी। जब मैं आपको भोजनों के बारे में बताऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कुछ पोषक तत्वों के कुछ गुड सोर्स होते हैं, कुछ मीडियम सोर्स होते हैं, कुछ पुअर सोर्स होते हैं। तो ये सब जानकारी होना जरूरी है। अलग अलग संस्कृति, सामाजिक परिवेश, आर्थिक स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक और संतुलित आहार का नियोजन करना, मतलब प्लानिंग ऑफ बैलेंस डाइट फॉर डिफरेंट कल्चर्स, फॉर सोशल स्ट्रेटा एंड फॉर इकोनॉमिक कंडीशन। आप अगर न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक बहुत बड़े मालदार एग्जीक्यूटिव के लिए डाइट प्लान कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन आप साथ में एक मजदूर स्त्री के लिए जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते पर उसको भी पोषण का उतना ही अधिकार है, उसके लिए भी प्लान कर सकें। तो ये दोनों जो विषम परिस्थितियां हैं, दोनों जो उलट परिस्थितियां हैं, इनके लिए दोनों के लिए प्लान करने की जो आवश्यकता है वो उसको पूरा करने के लिए डायटेटिक्स या न्यूट्रिशन पढ़ा जाता है। उत्तम पोषण का हमारे स्वास्थ्य, कार्यकुशलता और निपुणता पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी ये होती है हमारे बच्चों को, जो पोषण के जो बच्चे न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। ये सारी जानकारियां हैं जो कि आपको भोजन और पोषण का विषय जब भी आप इसके बारे में 1 साल 2 साल जब भी पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और मेरी इसके बाद वाली क्लासेस में जो विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में मैंने चर्चा की थी वो आपके सामने जब डिस्प्ले होगी तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि कितना एक विशद विज्ञान है, ये कितना बड़ा विज्ञान है। हमको दिखने में लगता है कि सुबह 2 रोटी खा ली, शाम 2 रोटी खा ली, खाना बना लिया, खाना बनाने का काम है, बट इट्स नॉट दैट। इसके लिए हमको प्लान करना चाहिए, इसके लिए हमको सोचना चाहिए, और एक बार अगर हमने शुरू कर दिया तो फिर ये चीज अपने आप होने लग जाती है। अब आज अगर एक महिला है जिसको अपने घर में एक 90 साल के वृद्ध का भी खाना बनाना है, एक 6 साल के छोटे बालक का भी बनाना है, एक गर्भवती स्त्री का भी बनाना है, तो ये ऐसी अवस्था है जिसमें उसको पता होना चाहिए कि सबके लिए अलग अलग भोजन की आवश्यकता होती है। हालांकि इंट्यूटिवली मैं जानती हूँ कि सभी महिलाएं ये चीजें जानती हैं, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम अज्ञानी होते हैं, और ये सब्जेक्ट आपको उसी के बारे में बताएगा। आज हमने चर्चा की फूड, व्हाट इज फूड, व्हाट इज न्यूट्रिशन, हमने कई प्रकार की परिभाषाएं उसके बारे में पढ़ी, जानी। फूड, न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स मतलब पथ्यापथ्य। पथ्यापथ्य का मतलब होता है कि किस रोग में किस प्रकार का भोजन दिया जाता है, किसी को रोक के भी रखा जाता है। अब अगर शुगर का पेशेंट है और उसको चीनी खिला दी, कुछ मीठा खिला दिया तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में उसको शुगर रोक के रखेंगे। हाइपरटेंशन का पेशेंट है और उसको बहुत ज्यादा कॉफी पिला दी या उसको बहुत ज्यादा ऐसा ऑयली या नमकीन खाना खिला दिया तो उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ने की संभावना हो जाएगी। तो ये सब जानकारियां जो है ये आपको ये भोजन और पोषण के बारे में पढ़कर ही प्राप्त होगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दिस फूड्स एंड न्यूट्रिशन। ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों, और ये आपको
बहुत तरह की आपके शरीर के बारे में, उनमें होने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके बारे में जानकारी, विभिन्न पोषक तत्वों की जानकारी, विटामिन्स, मिनरल्स। अभी अगली क्लास में शायद मैं आपको बताऊंगी कि कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। मगर वही बात है कि रोल बहुत बड़ा होता है, चाहे उनके अमाउंट ही कम की जरूरत हो। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आज बताई, और धन्यवाद आप सभी को। किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू बच्चों।